नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 8 नए केस सामने आए। राजधानी भोपाल में एक भी मामला सामने नहीं आया है। पिछले 8 दिनों में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब राजधानी भोपाल में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। जबलपुर में कोरोना के 5 मरीज, राजगढ़ में 2 और होशंगाबाद में 1 मरीज सामने आया है। पूरे प्रदेश में इस वक्त टोटल एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 95 केस कोरोना के हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमी हुई है। आंकड़े न्यूनतम स्तर पर हैं। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में एक भी नया मामला नहीं। जबलपुर में हालांकि 5, राजगढ़ में 2 और होशंगाबाद में 1 मरीज मिला है। इस तरह से इन 3 जिलों को अगर टोटल किया जाए, कुल 8 मरीज पिछले 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में नए मिले हैं। फिलहाल 95 केस एक्टिव हैं। अलग अलग अस्पतालों में या फिर होम आइसोलेशन में इन तमाम एक्टिव केस का इलाज चल रहा है। चलिए बात अगली खबर की। ऑनलाइन कंपनी अमेजन के खिलाफ इंदौर में एक परिवार ने संगीन आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। परिवार का आरोप है कि उनके नौजवान बेटे की मौत की वजह ऑनलाइन कंपनी अमेजन है, जिसने मौत भी ऑनलाइन डिलीवर कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र की लोधा कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले रंजीत वर्मा के इस घर में 30 जुलाई को मातम छा गया, जब रंजीत वर्मा के 18 साल के बेटे आदित्य वर्मा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि आदित्य ने सल्फास खाकर अपनी जान दी। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन अपने बेटे की मौत में गमजदा परिवार को यह जरूर पता चल गया है कि आदित्य ने जो जहर खाया था वो उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन से ऑर्डर किया था। तो अब सवाल अमेजन पर खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सल्फास एक तरह का जहर है जिसे बेचने के लिए कुछ तयशुदा नियम भी हैं। उन नियमों का पालन हुआ या नहीं, ये जांच का विषय है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने कानून का सहारा लेने का मन बना लिया है। पूरी शुरू से एंड तक पूरा अमेजॉन कंपनी ही की भूमिका है इसके अंदर, जो कि पूरी से पूरी सहयोग करी है इसको दवा देने में लड़के को। अमेजॉन ही कंपनी इसकी जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदार अमेजॉन ही कंपनी है, क्योंकि हमारे पास पूरे डिटेल मिली है जो मोबाइल से पूरे अमेजॉन कंपनी के खिलाफ मिली है। कार्रवाई ऐसा चाहते हैं कि बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं इन पे, बहुत ही मतलब सख्ताई से, मतलब जो आज तक किसी के ऊपर नहीं हुआ ऐसी कार्रवाई चाहता हूँ मैं, क्योंकि आने वाले मेरे बच्चे के लिए तो मेरे साथ में हो गए जो होना है, आगे आने वाले बच्चों के साथ में ऐसा ना हो, ऐसी कार्रवाई चाहते हैं हम। फल फ्रूट बेचकर गुजर बसर करने वाले रंजीत वर्मा की आंखों में अब सिर्फ आंसू बाकी हैं। जवान बेटे की मौत ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया है। वो बार बार बेटे का मोबाइल और अमेजन कंपनी से डिलीवर हुआ वो पैकेट देख रहे हैं, जिसमें उनके बेटे की मौत का सामान रखकर घर तक पहुंचा दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर अमेजन जैसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स सीधे तौर पर ग्राहक को माल नहीं बेचती हैं, लेकिन उसके जरिए रजिस्टर्ड व्यापारी ही अगर खुले तौर पर जहर बेच रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन क्या इन सवालों के जवाब आने तक रंजीत और अंजू वर्मा को इंसाफ के लिए यूं ही इंतजार करना होगा? अखिलेश सिंह, बंसल न्यूज, इंदौर। तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध ने अब जांच एजेंसियों को परेशान कर दिया है। साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए अपराधी नए नए तरीके आजमा रहे हैं, जो जांच अधिकारियों को भी हैरत में डाल देते हैं। बीते 2 साल में अकेले जबलपुर में ही धोखाधड़ी के करीब 100 मामले सामने आ चुके हैं।
अपराध की दुनिया पर देखिए जबलपुर से ये खास रिपोर्ट। ई कॉमर्स आज दुनिया का एक बड़ा बाजार बन गया है। ऑनलाइन जमाने में आप घर बैठे दुनिया भर का सामान मंगा सकते हैं। ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां आपको ऑनलाइन कस्टमर केयर भी उपलब्ध करा रही हैं, जिसके जरिए आप घर बैठे प्रोडक्ट संबंधी कोई शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर कोई जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही ऑनलाइन मदद आपके बैंक अकाउंट को साफ कर सकती है। दरअसल हाईटेक ठगबाजों ने ठगी के लिए हेल्पलाइन नंबरों को भी नहीं छोड़ा है। गूगल सर्च में मिलने वाला किसी कंपनी से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर फ्रॉड हो सकता है और उस पर मदद मांगना आपको भारी पड़ सकता है। आमतौर पर साइबर सेल के पास पहुंची शिकायतों में इस बात का खुलासा हुआ है कि फर्जी नंबर पर कॉल के जरिए फ्रॉड शुरू होता है। आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए एक लिंक भेजी जाती है और मोबाइल में आई लिंक पर जाने की बात कही जाती है। दरअसल ये लिंक एक रिमोट शेयरिंग ऐप से जुड़ा होता है, जिस लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल की हर गतिविधि शेयर होने लगती है। इसके बाद अपराधी आपके बैंक अकाउंट तक आसानी से पहुंच जाते हैं, यानी जरा सी चूक आपको भारी पड़ जाती है। साइबर क्राइम में इस दौरान ये देखने में प्राय आ रहा है कि गूगल में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर टोल फ्री के रूप में नंबर रहते हैं। फ्रॉडस्टर इन नंबरों में अपने फर्जी नंबर डाल के जो कस्टमर होते हैं उनको धोखाधड़ी का प्रयास करते हैं। नंबर जैसे ही कोई कस्टमर उपयोग में लाता है सर्च करने के बाद, सो उसको बातों में इंगेज करते हैं और कोई ना कोई स्क्रीन मिररिंग ऐप उनके मोबाइल में डाल के, जैसे कि टीम व्यूवर या अन्य बहुत सारे ऐप हैं, इसको सामने वाले जो पीड़ित पक्ष है उनके मोबाइलों में डलवाते हैं और फिर उनके अकाउंट्स को खाली करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी का हेल्पलाइन नंबर ही गलत हो, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में क्या सही है और क्या गलत, इसकी जानकारी रखना भी एक टेढ़ी खीर है। साइबर एक्सपर्ट खुद इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के पास सिवाय सावधानी और जानकारी के बचाव का दूसरा तरीका नहीं है। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। चलिए अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसकी तस्वीरें आज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खबर पुणे से है, जहां के नानापेट इलाके से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को उसके सवार के साथ ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग उठाकर ले गए। गुरुवार शाम 5 बजे की यह घटना है। शुक्रवार को तस्वीरें सामने आने के बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। हालांकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कहना है कि बाइक नो पार्किंग जोन में खड़ी थी और टोइंग के दौरान बाइक सवार जानबूझकर उस पर बैठ गया। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आने के बाद अब लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके पर नाराजगी जता रहे हैं। जिस दौरान बाइक सवार को ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग उठा रहे थे, वो कह रहा था, सर मेरी बाइक नो पार्किंग में नहीं है, मैं 2 मिनट के लिए सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। आरोप यह है कि इतना कहने के बावजूद ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग नहीं माने और व्यक्ति को बाइक के साथ ही उठा लिया गया। चलिए अब बात करेंगे सियासत की। एक बार फिर नए सिरे से कांग्रेस पर हवाई सियासत करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल शुरुआत कमलनाथ के बयान के बाद हुई। सीएम शिवराज का कहना है कि कांग्रेस ट्विटर से जमीन पर उतरे। आखिर सीएम शिवराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुद्दों पर कमलनाथ ने फिर किया ट्वीट। बाढ़ कोरोना पर सरकार से सवाल रिपीट। ट्विटर पर ही जन आशीर्वाद यात्रा पर भी सवाल। शिवराज ने एक्चुअल सियासत की दिलाई याद। मध्य प्रदेश में वर्चुअल बनाम एक्चुअल सियासत पर फिर से बहस गर्मा गई है। आप सवाल पूछेंगे कैसे, तो इसका जवाब अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे मिल जाएगा। गौर कीजिए, ये ट्वीट नंबर 1। इस ट्वीट में कमलनाथ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है, जबकि प्रदेश का एक हिस्सा बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है। अब कमलनाथ का ट्वीट नंबर 2 भी देख लीजिए, जिसमें वो प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि धार्मिक पर्व पर
कोरोना की वजह से प्रतिबंध है, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा भव्य तरीके से जारी है। तीसरा ट्वीट कुछ ऐसा ही है। यहाँ कमलनाथ कांग्रेस के बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन पर पुलिस बल के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे हैं। वो सरकार के कोरोना गाइडलाइन को लेकर दोहरे रवैये पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये आरोप कमलनाथ एक के बाद एक ट्वीट के जरिए लगाते दिखे हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से भी इस वर्चुअल संवाद पर एक्चुअल का सवाल खड़ा हो गया है। आज मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को वो श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। वो एक संकल्प भी ले लें कि केवल ट्विटर की राजनीति नहीं करेंगे, जमीन के रह के भी हम जनता के बीच राजनीति करने का काम करेंगे। केवल ट्विटर से पार्टी नहीं चलती और ट्विटर से राजनीति भी नहीं चलती। वैसे सीएम के बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। अब पीसीसी चीफ पर पलटवार होगा तो कांग्रेस भी कुछ ना कुछ तो कहेगी ही। और श्योपुर जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान था, मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे क्या? वहाँ नहीं गए। वहाँ गए रामनिवास रावत, वहाँ गए डॉक्टर गोविंद सिंह, वहाँ गए बैद्यनाथ कुशवाहा, वहाँ गए बाबू जंडेल, जिन्हें विधानसभा के अंदर कपड़े फाड़ के बताया था कि ये मैंने इसलिए कपड़े फाड़े कि मेरे वहाँ की महिलाएं और पुरुष सबके कपड़े फटे हुए हैं। तो ये ज़मीन पे थे, आप तो बाहर से राउंड लगा के आ गए थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी का कांग्रेस पर जमीनी सियासत से जुड़ा सवाल भारी पड़ सकता है, क्योंकि बयानबाजी अपनी जगह है और जनता के बीच उपस्थिति दूसरी बात है। वैसे बाढ़ की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ग्राउंड जीरो पर दिखे हैं। कांग्रेस के नेता भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते दिखे जरूर, लेकिन उनका दौरा किस तरह का था ये कैमरे ने भी देखा और अब यही सवाल बीजेपी पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात छत्तीसगढ़ की सियासत की। छत्तीसगढ़ में नए जिलों का ऐलान करते वक्त शायद सरकार ने ये सोचा होगा कि विकास के नाम पर लिए फैसले का चारों तरफ स्वागत होगा, लेकिन राज्य में ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। कहीं राजनीतिक, कहीं सामाजिक और कहीं भौगोलिक आधार पर लोग सरकार के अब इस फैसले का विरोध जता रहे हैं। नए जिलों से उठे नए विवाद पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को प्रदेशवासियों के लिए ऐतिहासिक सौगात का ऐलान किया। सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले गठित करने की घोषणा कर दी। लेकिन इस ऐलान के साथ ही नए विवाद भी शुरू हो गए। कोरिया जिले के चिरमिरी में जिला मुख्यालय बनाए जाने और मनेंद्रगढ़ जिले के नाम में चिरमिरी जोड़ने को लेकर भूख हड़ताल देखने को मिली, जबकि अंबागढ़ चौकी के लोग चाहते हैं कि जिले का मुख्यालय उनके यहाँ बने। तो बिलाईगढ़ सतनामी समाज का गढ़ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें सारंगगढ़ जिले में शामिल नहीं होना है। तो वहीं भाटापारा में भी अलग जिले के लिए आंदोलन की तैयारी है। जिस दिन मेरे सभी भाई संतुष्ट नहीं हो जाते हैं निर्णय से और नहीं कहते हैं कि हाँ ठीक है हम संतुष्ट हैं, तब तक मैं मंच पर नहीं चढ़ूँ। वो उनका सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग बैकुंठपुर जब जिला बना तो मनेंद्रगढ़ वासी तो आंदोलन करने के बाद भी बेचारों को उनका हक नहीं मिला। आज जब 38 साल के बाद अगर हमारा हक मिला है, इस प्रकार कर रही हैं तो बिल्कुल गलत है। हम उसका विरोध करते हैं। हमारे क्षेत्र से भी अगर कोई नया जिला बना है, नए जिला को व्यवधान कोई डालेगा तो बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे वो कोई भी हो। बीजेपी भी सरकार के इस फैसले का समर्थन नहीं कर रही है। उसका मानना है कि नए जिले बनाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। जिनको ब्लॉक बनाया गया, ये सरकार ब्लॉक बनाने में तो फेल हो रही है, तहसील बनाने में फेल हो रही है और जिला बनाने की बात कर रही है। पहले उन ब्लॉकों को जहां पर वो ब्लॉक ही नहीं है वो जिले बन जाएंगे, जहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो तहसील नहीं है वो जिले बन जाएंगे। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर पर्याप्त मात्रा में हो उसके बारे में विचार करना चाहिए। और सरकार की जो आर्थिक हालत है, उस आर्थिक हालत में ऐसा नहीं लगता है कि उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ये सरकार तैयार कर पाएगी। इसलिए इन जिलों का उनको नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा नहीं होने वाला। इस फैसले को लेकर सरकार का अपना तर्क है। सरकार का मानना है कि नए जिलों का ऐलान
लोगों की मांग पर किया गया है। लोगों की बेहतरी और विकास के लिए नए जिले बनाए गए हैं, लेकिन फैसले के बाद उठ रहे विरोध के स्वर को संतुष्ट करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। अब आपको मिलवाते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बहन से। ग्वालियर की रहने वाली किरण वाजपेयी और बिग बी के बीच भाई बहन का रिश्ता है। 40 साल से ये रिश्ता जारी है। वो अपने भाई को रक्षाबंधन पर राखी भेजना नहीं भूलती हैं। बिग बी को बहन की राखी, 40 साल से जारी भाई बहन का रिश्ता। ग्वालियर की किरण वाजपेयी को रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये वही मौका होता है जब वो अपने भाई सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को राखी भेजती हैं। 40 साल से उनका भाई बहन का रिश्ता जारी है। हर रक्षाबंधन पर प्यार और स्नेह के धागे से बनी राखी भेजना नहीं भूलती और भैया बच्चन भी संदेश देना नहीं भूलते कि बहना, रक्षाबंधन पर तुम्हारी राखी मिल गई थी। मुझे उन्हें राखी भेजते हुए करीब 40 साल हो गए और एज ऑफ 18 साल की जब मैं थी तब मैंने उन्हें पहली बार राखी भेजा था। और इस बार भी मैंने राखी भेजा है क्योंकि ये त्यौहार जैसे ही आता है तो एक अलग सी अनुभूति मन में आती है। मेरा भाई जो कि मेरे से बहुत छोटा है, जब मैंने अमित जी को अपना भाई माना था तब मेरे भाई नहीं था। तो मैं अपने भाई को जब राखी बांधती हूँ तो उससे ज़्यादा खुशी और उत्साह मुझे तब होता है जब एनवेलप में रख के मैं अमित जी को राखी भेज रही होती हूँ। किरण जब 18 साल की थी तब उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना भाई माना था और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जब हम छोटे थे तो उस समय मेरे कोई भाई नहीं था। हम लोग 5 बहनें हैं। तो सब लड़कियों के सब सहेलियों के भाई होते थे, तो रक्षाबंधन पे उसका एक आनंद भी अलग रहता है। तो उस समय अमिताभ जी की मजबूर पिक्चर आई थी और मैंने उस पिक्चर को देखा तो फरीदा जलाल उनकी बहन बनी थी। तो मैंने अपनी माँ से आके कहा कि माँ, मेरे कोई भाई नहीं है तो मैं इन्हें अपना भाई बना लूँ क्या? तो मेरी माँ ने कहा बना लूँ। तो फिर मैंने माँ से पूछा कि कैसे बना लूँ? तो माँ ने कहा भाई को राखी बांधी जाती है तो तुम राखी भेज दो। किरण का कहना है कि कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अपने भाई अमिताभ बच्चन से मिलने का सपना पूरा हुआ था। करीब 2.5 घंटे वो उनके साथ रहीं। इस दौरान वो राखी लेकर भी पहुंची थी। साथ ही वादा लिया था कि अब जब राखी मिलेंगी तो फोन पर संदेश देना, और बिग बी ने भी वादा पूरा करने का भरोसा दिलाया। मैं एक राखी लेके गई थी वहाँ केबीसी में जब गई थी तो मैंने दूर से फिर उनको वो राखी दिखाई ऐसे करके कि मैं आपके लिए राखी लेके आई हूँ। और 40 साल का ये जो मेरा इंतज़ार था कि मैं आपके हाथ में राखी बांधूँ, ये इंतज़ार मेरा पूरा हुआ। और 2.5 घंटे हम लोग आमने सामने थे, अमित जी और मैं, क्योंकि 2.5 घंटे हमारा शूट चला था और बहुत सारी बातें हुई थी। मैंने उनसे एक प्रॉमिस लिया है तो शायद वो मेरा पूरा हो। मैंने उनसे ये कहा था कि इस बार जब भी आपको मेरी राखी मिलेगी तो आप मुझे एक फ़ोन या एक मैसेज ज़रूर करेंगे। यही तो भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरती है। इस रिश्ते में प्रेम का धागा इतना मजबूत होता है कि बड़े छोटे का फर्क खत्म हो जाता है। और सदी का महानायक भी भाई बनकर रिश्ते को निभाने में पीछे नहीं रहता। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए, भाई बहन के प्यार को बताता और दर्शाता ये रिपोर्ट और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।